हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 में है विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और एमडीसी में ह्यूमन राइट उनका पेपर है। और अभी 25-29 या इसके बाद जो भी सेशन वाले लोग हैं उनके लिए एमडीसी ह्यूमन राइट्स बहुत काम करेगा। और 2 सेट हम लोग लेकर आए हैं, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। ये तीसरा वीडियो है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर 2 वीडियो देख लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए, और 3 वीडियो हम आपको दे रहे हैं। 3 सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अभी इस बार 25-29 सेशन में 3 सेट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। आप अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 2-3 बार देख के वीडियो को अपने दिमाग में सेट कीजिए और जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको याद कीजिए, क्योंकि संभव नहीं कि पूरा पूरा आप याद कर लीजिएगा। मेन पॉइंट्स याद होगा तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 3rd सेट की तरफ। 3rd सेट में बोला है कि मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में। ठीक है। आगे लिखा है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? तो 1993 में स्थापित हुआ था। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन? अच्छा, पहले क्या, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी याद रखना कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और अभी ये जस्टिस, इसके नाम है जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। ये है उसके अधिकार। और यह जब भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मानवाधिकारों के महत्व को लिखिए। तो मानवाधिकार का क्या महत्व है? तो चलिए कुछ पॉइंट्स दिया पढ़ देते हैं। मानवाधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मानवाधिकार जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं और समानता सुनिश्चित करते हैं। मानवाधिकार लोगों की सुरक्षा, न्याय, सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता करते हैं। ये व्यक्तियों को शोषण, अत्याचार और अन्याय से बचाते हैं। मानवाधिकार समाज में शांति, सद्भाव और विकास को बढ़ावा देते हैं। और लिखा है ये सरकार को नागरिक के कल्याण और संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे है मानवाधिकारों के कौन कौन से प्रकार है? तो मानवाधिकार में सबसे पहला नागरिक अधिकार है। ये अधिकार व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है। हर व्यक्ति जो है चुनाव में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है, खुद भी खड़ा हो सकता है। तीसरा अधिकार है इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार। ये अधिकार आर्थिक सुरक्षा और अवसर प्रदान करते हैं, जैसे काम करने का अधिकार, उचित वेतन और संपत्ति का अधिकार। पांचवा है सोशल राइट, सामाजिक अधिकार। ये अधिकार लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं। और पांचवा है कल्चरल राइट, सांस्कृतिक अधिकार। ये अधिकार विभिन्न समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और भाषा की पहचान की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन करें। तो मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं या स्वतंत्रताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव और गरिमा के समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या है नेचर। तो मानवाधिकारों की प्रकृति और विशेषता, सबसे पहले यूनिवर्सल, ये हर जगह लागू होगा। दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति होता है, मानव होने के नाते उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक। का मतलब मानव अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, ये दुनिया के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। उसके बाद है अहरणीय होते हैं। इन अधिकारों को किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता, इसको हरण नहीं कर सकते, फॉरफिट नहीं कर सकते, चाहे कोई व्यक्ति हो। फंडामेंटल होते हैं, ये बेसिक होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए। सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दूसरे देश का हो, इस देश का हो, सबको चाहिए। इक्वालिटी, समानता का अधिकार सबको है, चाहे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, समानता होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, बोलता है मानव गरिमा की रक्षा करने का अधिकार। तो हर व्यक्ति को चाहिए, वो चाहे जो हो, हर व्यक्ति को मानव गरिमा की रक्षा का अधिकार है। इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, हर व्यक्ति को विकास का अधिकार है। हर व्यक्ति को विकास का अधिकार है। ये अधिकार ऐसे हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता, जो हमको इसलिए मिले हैं कि किसी देश में नहीं जन्मे, हमें इसलिए मिले हैं कि हम मानव हैं, इंसान हैं, इसलिए हमें ये अधिकार दिए गए। अगला है मानवाधिकारों को का सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या है, इसकी खामियां बताइए। कितना बार आपको मिल रहा है? UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बोलता है इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स। चलिए पढ़िए। मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार किया गया था।
इसमें दुनिया के सभी लोगों को मिलने वाले मूलभूत मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया। चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हों, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, सबको अधिकार मिलेगा। इसमें कौन कौन है? तो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसकी खामियां क्या है? तो पहला, यूडीएचआर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, मतलब कोई देश इसको लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसको नहीं बोलते, कानून नहीं बनाया गया। कानून बनाया जाता और हर देश को लागू करना ही पड़ता तो अब तो मजा आ जाता। और क्या है? कुछ देश इस घोषणा पत्र में दिए गए अधिकारों को पूरी तरह पालन करते भी नहीं है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों के खिलाफ कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो डरता भी कोई देश नहीं, बोला क्या कर लेगा। विभिन्न देशों की संस्कृति और राजनीतिक भिन्नताएं इसको लागू करने में दिक्कत कर रही है। कुछ देश का अलग सिस्टम है, कुछ देश का अलग सिस्टम है। घोषणा पत्र में दिए गए कई अधिकार आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को पूरी तरह प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के लोगों को ये अधिकार मिल ही नहीं रहे और वहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहा है ह्यूमन राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। कब गठन हुआ था? 1993 में। भारत में मानवाधिकार आयोग कब गठन हुआ है? 1993 में, याद रखिएगा। इसका क्या गठन है तो देख लीजिए। इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहा होगा, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज। उसके बाद 4 और लोग होंगे जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के जज रह चुके होंगे, ठीक है। एक सदस्य, जैसे यहाँ लिखा ना, 2 बोलता है कि इनमें एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है या रह चुका है, एक सदस्य उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जज रह चुका है, और लिखा है कि अन्य जो सदस्य की नियुक्ति है वो मानवाधिकार क्षेत्र में जानकारी वाले लोग इसमें रहेंगे, जिनको जानकारी। पावर क्या है? बोलता है यह मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है, यह जेलों में और निरोध केंद्रों में निरीक्षण कर सकता है, यह मानवाधिकार पीड़ितों को मुआवजा या राहत देने की सिफारिश कर सकता है, और क्या कर सकता है? यह सरकार को मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित मामलों में सलाह दे सकता है। इसका काम क्या है भैया? तो इसका काम है मानवाधिकार के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना, मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित कानूनों और नीतियों की समीक्षा करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, और लिखा है कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के साथ कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र जनजाति लोगों के अधिकारों की घोषणा 2007 में हुई। जनजाति लोग का मतलब था मूलवासी, जिसको हम देशज बोलते हैं, मूलवासी, ये बता चुके हम लोग। देशज वह व्यक्ति होंगे, जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड का देशज कौन है भैया? तो हमको ये पता करना है कि स्विट्जरलैंड में आज लोग दूसरे दूसरे देश से आके बसे, वो ओरिजिनल निवासी थोड़ी। ओरिजिनल निवासी वहाँ के लोग हैं। तो कौन है ओरिजिनल? जैसे झारखंड का मूलवासी या आदिवासी, ये मूलवासी, हम लोग तो आके बसे हैं, मूलवासी आदिवासी। तो आदिवासियों के हितों के बारे में सोचिएगा ना, कि खाली बाकी लोग जो बस गए, जो पैसा कमा लिया, उसके बारे में सोचिएगा। जो मूलवासी है, जिसने वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर्स को जिंदा रखा, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो लिखा, संयुक्त राष्ट्र की जनजातीय लोगों के अधिकारों की घोषणा 2007 में दुनिया भर के आदिवासी और जनजातीय समुदाय के अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उनकी गरिमा, उनकी संस्कृति, उनका विकास और समाज में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। क्या क्या था देख लीजिए। पहला, समानता और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार था। हर आदिवासी जो मूलवासी, उसको समानता और भेदभाव से मुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं? राइट टू सेल्फ, बोलता है आत्म निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू कल्चरल आइडेंटिटी, उनका अपना संस्कृति और पहचान का अधिकार होना चाहिए। और क्या है? भूमि और संसाधनों का अधिकार होना चाहिए, उनका शिक्षा का अधिकार उनके पास होना चाहिए, विकास का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। जनजाति जो है, मूल जनजाति, उनको ये सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मानव अधिकारों के वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों का बताइए। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट। फिर अभी चीज अभी बार है, सिविल राइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नागरिक अधिकार। पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है। इकोनॉमिक राइट है, आर्थिक अधिकार है, पीछे डिस्कस कर चुके थे। सोशल राइट है, सामाजिक अधिकार है। कल्चरल राइट है, सांस्कृतिक अधिकार है। और कलेक्टिव राइट है, सामूहिक अधिकार है। कुछ अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। अब राइट एंड एसे ऑन यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन पर एक एसे लिखना है। तो लिखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करती है। मानव अधिकार के आयोग की स्थापना 1946 में हुई थी, जो यूएनओ किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। 2006 में मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार परिषद से बदल दिया गया, यानी मानव अधिकार आयोग को 2006 में मानव अधिकार परिषद बना दिया गया।
परिषद का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना, विभिन्न देशों में उनके उल्लंघन को रोकना। परिषद विभिन्न देशों में मानवाधिकार की स्थिति की समीक्षा करता है और सुधार के लिए सुझाव देता है। मानवाधिकार परिषद के सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं और परिषद मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों की जांच भी कर सकती है। यह मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाती है और देशों को इसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, ह्यूमन राइट्स के पास क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहला चैलेंज है गरीबी, बता चुके अभी हम लोग पीछे पीछे अगर पहले लेक्चर में देखेंगे तो इसका सेट 1 में आपको डाला गया होगा, फिर भी पढ़ते थे। गरीबी बहुत बड़ा, गरीबी से अभी तक मानवाधिकार आयोग जो है वो निपट नहीं पाया। दूसरा, भेदभाव से निपट नहीं पाया। मानवाधिकार कितनों काम कर रहा है लेकिन जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और के आधार पर भेदभाव हो रहा है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि मानवाधिकार क्या होता है। तो ये भी ध्यान रखना होगा मानवाधिकार आयोग को कि हमको थोड़ा प्रचार करना होगा, जागरूकता फैलाना होगा, लोगों के मन में बताना होगा कि हम क्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी रुका नहीं है, अभी भी बच्चे बेचे जा रहे हैं, अभी जो मानव तस्करी और शोषण रुक नहीं पा रहा है। तो ह्यूमन राइट यहाँ भी फेल हो रहा है। ये सब चैलेंजेज है ह्यूमन राइट्स के लिए। ह्यूमन राइट यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ये सारे चीज़ है। और क्या है, वार एंड वायलेंस, क्या युद्ध रोक दे रहा है ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट बोलता है किसी इंसान का जीवन बहुत कीमती, तो युद्ध में मारे गए लोगों का क्या है, वीक लॉ, कानून सही नहीं बना है जिसके कारण हम अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे। और पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत बार रहता है जहाँ पे सरकारें प्रेशर देके मानवाधिकार आयोग का अधिकार खत्म कर देती है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है ह्यूमन राइट्स के लिए, इसलिए दुनिया भर में ह्यूमन राइट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये हम लोग पूरा का पूरा 3 सेट कंप्लीट कर लिया। आप लोग अच्छे से एग्जाम लिखिए, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम लिखिए, धुआं धुआं कर देना है। उसके बाद एसईसी पेपर का भी वीडियो डाल दिया गया, एसईसी पेपर में भी धुआं धुआं कर देना है। सारा एग्जाम अच्छा जाए, फिर 16 तारीख को हम लोग मिलते हैं। आपको सेमेस्टर 2 का जब हम सिलेबस समझाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।